हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी इस सीरीज में एफएक्यू फॉर नीट ये कर डाला तो नीट फिजिक्स जिंगल आला। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज तक जितने भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे और उससे अपन रिवीजन करेंगे। और बेटा उसके अलावा भी जो चीजें हैं अपन पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेंट्रेशन ये कि क्या पूछा जाता है। ठीक है, पिटारे में से देखते हैं क्या पूछा जाता है। तो देखो बेटा, एक तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन याद है, आई बराबर एन ई ए वी डी। इससे करंट डेंसिटी जे बराबर होती है आई इंटू परपेंडिकुलर एरिया, करंट इंटू करंट का परपेंडिकुलर एरिया। सर परपेंडिकुलर एरिया, अच्छा फिर आपको करंट निकालना हो तो जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। भाई परपेंडिकुलर एरिया क्या होता है, ए कोस थीटा। सर समझ नहीं आया, बताता हूं, आ जाओ। देख थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। ये देखो करंट डेंसिटी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। वैसे ये पूछा कम है लेकिन फिर भी ये जैसे यहां से करंट जा रहा है आई 2 एम्पियर और ये एरिया है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर और ये एंगल 60 डिग्री है ये। तो बेटा आप जब करंट डेंसिटी निकालोगे तो ये एरिया डिवाइड नहीं करोगे, एरिया ये चाहिए तो ये कोस थीटा होगा, तो बोल दो इसका ए कोस थीटा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर एरिया। तो बेटा करंट डेंसिटी विल भी होगी आई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। तो आई हो गया 2 एम्पियर और परपेंडिकुलर एरिया ये नहीं है बेटा, एरिया ये नहीं लेना है, ए कोस थीटा लेना है। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कोस 60। अब कोस 60 1/2 से कट जाएगा तो करंट आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर, जो भी आया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी। तो 2 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेटा क्लियर है? यस सर। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर एरिया होता है। तो बेटा जब आप आई निकालोगे तो आई हो जाएगा जे इंटू ए कोस थीटा। ये देखो ना, ये एरिया ए कोस थीटा जो है इसको इधर ले गया ये, तो ये जे डॉट ए बन गया। अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हो जे और ए वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो डायरेक्ट डॉट कर दो। जैसे देखो जे दे दिया 3i + 4j और एरिया वेक्टर दे दिया बेटा i - j या i + j या 2i - j और पूछ लिया करंट बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में तो सीधा डॉट कर दो, दोनों कांस्टेंट है और वेक्टर फॉर्म में तो डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो तो ये आ जाएगा 6 - 4 2 एम्पियर। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया लेते एमए सर बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ये। तो ये थोड़ा समझा दिया, हालांकि एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, ये एग्जांपल एमए क्लासिक, इसको लिख दो एमए क्लासिक, ये भी एक एग्जांपल है। देन आई इक्वल टू व्हाट, ये लो दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। ये लिख दो आई बराबर जे डॉट ए, ये आ जाएगा 6 - 4 2 एम्पियर, खत्म। ये लो, ये दो क्वेश्चन बन गए, खत्म। ऐसे होती है पढ़ाई बेटा। ओके सर, ऐसे होता है रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करें? ऐसे करो, ये यहां तक करंट डेंसिटी मोबिलिटी। अच्छा मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाओ, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड रखो। ऐसा नहीं एक बच्चे को बोल दिया तेरा कल एग्जाम में पढ़ ले और एक को कुछ नहीं बताया और सडन एग्जाम ले लिया, फिर वो बच्चा बोलेगा सर मुझे भी तो बताते। तो बेटा पार्शियलिटी मत कर। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के पीछे पूंछ पर आप सेम पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ। अब देखो भाग मिल्खा भाग, कौन तेज भागता है? तो जो तेज भागेगा वो फर्स्ट है, उसमें एबिलिटी ज्यादा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आप देखते हो इलेक्ट्रॉन और होल में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाते हैं, सेम बैटरी अप्लाई करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली तेज चलते हैं और होल के अंदर इलेक्ट्रॉन धीरे चलते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन धीरे चलते, तो मोबिलिटी होल की कम होती है। यस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है E/m इंटू टाउ होती है, याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है? एक्सेलरेशन इंटू टाउ याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 + at। यस सर। तो ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये E/m रखा तो E से E कट गया, E/m इंटू टाउ। तो सिर्फ टाउ पे डिपेंड करती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, E और m तो फिक्स है, तो सिर्फ टाउ पे डिपेंड करती है। जितना यानी कि टेम्परेचर पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम।
टाउ क्या है? टक्करों का टाइम, दो सक्सेसिव टक्करों के बीच का टाइम। तो बोल दू जितना, ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रिफ्ट है, सॉरी, मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट लगाओगे तो जिस वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका टाउ कम होगा, टकरे ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम होगी। बेटा आप खुद सोचो ना, एक जगह पर लोग जिग भाग रहे, अब तुम वहां से निकलोगे तो तुम टकराओगे ज्यादा, तो तुम्हारी स्पीड नहीं बन पाएगी। एक लोग चुपचाप खड़े तो तुम भाग जाओगे जगह देख के, लेकिन लोग जिग मोशन कर रहे हैं तो तुम्हारे को पता ही नहीं कब किसके टकरा जाओ, याद है, तुम वेट ही करते रह जाओगे। तो जहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा, टाउ कम, तो टक्करे ज्यादा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आएगी, यानी कि मोबिलिटी कम आएगी, तो मोबिलिटी घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता है, टक्करे ज्यादा होती है, मोबिलिटी घटती है। बहुत लॉजिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यस, अब देखो ये हो गया। तो ये बेटा ये सारी, अच्छा, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है, बहुत लॉजिकल है। पर यूनिट एरिया तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेना, रटो नहीं, बना लेना, रटो नहीं। एम्पियर A-1 और पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ? करंट डेंसिटी की ये रुक जा, डायमेंशनल फॉर्मूला करंट डेंसिटी का लिखो। करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा m0 पर मीटर स्क्वायर L-2 T0, और एम्पियर तो फंडामेंटल क्वांटिटी A1, ये होगा। क्लियर है? गलत लिख, मिसप्रिंट हो गया था। ओके ठीक है सर। अब आ जाओ, इससे अपन ओम्स लॉ देखते हैं। तो I बराबर NE है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है सीधा। अब देखो, ये I बराबर NE VD से VD की वैल्यू E/m इंटू टाउ कर दी। अब E को V/L लिख दिया, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए V लाना है। ये अब यहां से V एक तरफ कर दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया, तो I को अलग कर दिया, तो V इधर रखा, बाकी सब उधर भेजा कचरा। तो यहां पर M ऊपर आ गया, N, ये देखो NE स्क्वायर नीचे आ गया, टाउ नीचे आ गया, L/A अलग कर दिया। मैं बोल दूं ये रेजिस्टेंस बन गया। ओम्स लॉ से कंपेयर कर लो। सर ओम्स लॉ क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V बराबर IR ओम्स लॉ है। तो यहां से मैं बोल दूं ये R बन गया रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस बन गया और ये रेजिस्टिविटी बन गई। तो R बराबर रो L/A, रेजिस्टेंस होता है रो L/A, और रो हो गया ये M/NE स्क्वायर टाउ। ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी रटोगे नहीं, रटोगे तो गलत करोगे एग्जाम में। यहां से स्टार्ट करो, नहीं तो मैं इतने छोटे से होता ना वन शॉट में महा रिवीजन में ये डेरिवेशन नहीं लिखता। बेटा रटोगे तो गलत करोगे। एमए कॉन्सेप्ट I बराबर NEAVD, इसको रट लो। I बराबर NEAVD, इसको रट लो। इससे बेटा VD की वैल्यू E/m, इसको भी याद कर, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इनटू टाउ, एक्सेलरेशन इनटू टाउ, ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू टाउ, ये हो गई वेलोसिटी, ये रख दी। अब E को V/L लिख दो, V एक तरफ कर दो, I एक तरफ कर दो, बाकी सब कचरा रेजिस्टेंस, उसमें L/A अलग कर दो, तो रेजिस्टिविटी उससे आ जाएगा M/NE स्क्वायर टाउ। ऐसे याद रखने का एमए कॉन्सेप्ट बताता हूं। रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एन और टाउ। टाउ मतलब टेम्परेचर और एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो जितना ज्यादा एन होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। देखो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा एन उतनी कम रेजिस्टिविटी। सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्शन अच्छा होगा, करंट अच्छा बहेगा। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी कम रेजिस्टिविटी और उतना ही कम रेजिस्टेंस, उतनी कम रेजिस्टिविटी और उतना ही कम रेजिस्टेंस। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी कम रेजिस्टिविटी और उतना ही कम रेजिस्टेंस। तो बेटा वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। यस, सबसे बढ़िया फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सिल्वर में। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है सिल्वर में।
और सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्वेश्चन आएगा बेटा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्शन। और वुड इंसुलेटर होता है, एक मिनट बेटा, वुड इंसुलेटर होता है बेटा, बेटा वुड इंसुलेटर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, वुड इंसुलेटर होता है, और कॉपर उससे कम कंडक्टर है। सबसे बढ़िया सिल्वर, उससे कम कॉपर और सबसे कम वुड। क्लियर है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर में सबसे ज्यादा है और वुड में न के बराबर है ना। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है और वुड बेस्ट इंसुलेटर है। इसीलिए कभी किसी को करंट का झटका लगता है तो तुम अगर हाथ लगा दोगे तो तुम्हारे भी झटका लग जाएगा। याद है, लकड़ी से हटाते हैं। यस सर, है ना, वुड बेड कंडक्टर है। ठीक है, अब तो रो डिपेंड करता है एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर में सबसे ज्यादा है, और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम टाउ, जितना कम टाउ, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना टाउ कम, और जितना टाउ कम उतनी, टाउ नहीं बोल रहा हूं सर, मेरे टाउ बहुत अच्छे। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना टाउ कम, और जितना टाउ कम उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा। जितना टेम्परेचर ज्यादा, टाउ कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टेंस ज्यादा। हाँ, कॉमन सेंस की बात है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो बेटा रेजिस्टिविटी, कोलिजन ज्यादा होंगे तो टो घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, चलने में मुश्किलें आएगी। अगर मेरी टक्कर ज्यादा होगी लोगों से तो मैं चलूंगा धीरे धीरे तो मेरा करंट कम हो जाएगा। सर फिर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है या रेजिस्टेंस क्यों घटता है? क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल ज्यादा क्रिएट होते हैं। वहां पर टक्करें मैटर नहीं करती क्योंकि वैसे ही बहुत कम है। वहां पर टक्करें मैटर नहीं करती है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट होना मैटर करता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी है तो टक्करें मैटर करती है, दोनों जगह अलग अलग बात है। तो देखो रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मटीरियल। मटीरियल और टेम्परेचर, ध्यान रखना, मटीरियल और टेम्परेचर। मटीरियल जितना बढ़िया होगा सिल्वर वगैरह तो उतनी रेजिस्टिविटी कम और रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टाउ कम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं एक्चुअल में, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में हम इसको अल्फा डेल्टा थीटा 99% बहुत छोटा होता है, तो अल्फा डेल्टा थीटा नेग्लिजिबल। तो इनका ग्राफ ऐसा होता है, रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का ऐसा। ये वैसे तो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं, लेकिन हम लीनियर लेते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा होता है, तो लीनियर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। हम ये लीनियर रिलेशन यूज करते हैं, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों। तो बेटा अगर एग्जाम में पूछे कैसे वेरी करता है और चार ऑप्शन में टेम्परेचर वगैरह की कोई बात नहीं करे, छोटा या बड़ा, और चार ऑप्शन में एक्सपोनेंशियल और लीनियर दोनों दे तो एक्सपोनेंशियल टिक करेंगे। और अगर बोल दे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम या अल्फा डेल्टा थीटा छोटा है तो स्ट्रेट लीनियरली वेरी करता है। तो छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए या अल्फा डेल्टा थीटा 1 से कम है तो लीनियरली, अदरवाइज एक्सपोनेंशियली। एक्चुअल में एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अच्छा, ये आर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन ये होता है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये अल्फा 0 वाला रखना है, ठीक है सर। तो यहां पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आएगा और यहां पर T डिग्री वाला। जैसे कभी बोलते 30 डिग्री पर इतना है तो 50 पर बताओ, तो यहां पर 30 वाला मत रख देना, 0 वाले को R0 मानना, वो रखना। फिर दो इक्वेशन बनेगी, 30 वाली 50 वाली, फिर डिवाइड होगा। 30 वाला देके 50 वाला पूछे तो यहां पर 30 50 लिख के फिर डिवाइड करना है। ओके, ये देखो। अच्छा, रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे नहीं। वायर को अब वो बेवकूफ बनाएंगे, वायर को खींच के डबल कर दिया और तुम कहोगे सर 4 गुना, सर L स्क्वायर के अरे गधो, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, सेम रहेगी। कॉपर वायर को खींच दिया, रेजिस्टिविटी सेम। कॉपर वायर का एरिया डबल ले लिया, रेजिस्टिविटी सेम। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, मर्जी हो जो लेंथ कर दो, मर्जी हो जो एरिया कर दो, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के अलावा दो चीजों पर और डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर और मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी आ रही है रेजिस्टेंस में। दो और चीजें, लेंथ और एरिया। तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, मटेरियल, लेंथ और एरिया, चार चीजों पे डिपेंड कर गया। टेम्परेचर, मटेरियल, वायर की लेंथ और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टिविटी जिन पर डिपेंड करती थी, रेजिस्टेंस उन पर तो कर ही रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी आ रही है, लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर बढ़ाओगे टो घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा इस रिलेशन से। और लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर एरिया कांस्टेंट हो, इफ ए कांस्टेंट, ये अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया उतना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जितना बड़ा एरिया उतने इजी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जितनी बड़ी लेंथ उतना V कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड V/L होता है। जितनी बड़ी लेंथ उतना V/L। एक लंबी लाइन को पीछे से धक्का दोगे तो धक्का उतना इंटेंस नहीं होगा, छोटी लाइन में धक्का तेजी से जाएगा। वही व्यक्ति छोटी लाइन को तेजी से धक्का दे देगा, बड़ी लाइन में धक्का धीरे ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि उसका दम खूब लोगों में बढ़ गया। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। समझ गए? ये रीजन है। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब कई बार वो वायर को खींच के लेंथ बढ़ा देता है। सर या तो प्रोपोर्शनल लिखा, या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिख दिया। तो रिलेशन लिखे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L तब जब एरिया कांस्टेंट हो, ये तब जब A कांस्टेंट हो। सेम एरिया के दो वायर लोगे कॉपर के, एक की लेंथ L है, एक की 2L है, तो 2L वाले का रेजिस्टेंस डबल होगा। लेकिन अगर आज लोग खींच दिया, एक L लेंथ के कॉपर वायर को खींच दिया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेंथ डबल कर दी तो एरिया भी आधा हो जाएगा। लेंथ को डबल कर दोगे तो एरिया आधा हो जाएगा। लेंथ को डबल कर दोगे तो एरिया आधा हो जाएगा। तो देखो, तो बेटा एरिया आधा होने से भी 2 आएगा और लेंथ डबल होने से भी 2 आएगा, तो 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? ये तो जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है? चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते। चलो इस पर क्वेश्चन देखते जो बातें करी है। ये देखो, ये लो, आ जाओ। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस। एक पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। मोबिलिटी पूछी है मच्छर। एमकेएस में सारी यूनिट, एमकेएस में यूनिट रटो नहीं, यूनिट तो बना लेना। यह 2020 का क्वेश्चन है, सारा एमकेएस में ड्रिफ्ट मच्छर है। मच्छर है, देखो मच्छर, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो ये इस टाइप से, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी -4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -10। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 6, ये 2.5 इंटू 10 की पावर 6 मोबिलिटी आ गई। ये यूनिट लिखी हुई है 2.5 इंटू 10 की पावर 6। सर मजा आ गया। ये 2022 ताजा ताजा, वो बड़ी दीदी से पूछा था, ये तेरे से नहीं था, ये उससे भी बड़ी दीदी से। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, छोटी दीदी से, सॉरी बाद में एग्जाम हुआ ना। एक कॉपर वायर की लेंथ है 10 मीटर और रेडियस है ये 10 की पावर -2 अपॉन पाई रूट पाई। एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द करंट डेंसिटी पूछी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और पूछी क्या? करंट डेंसिटी। तो आ जाओ करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, लेंथ, करंट डेंसिटी V बराबर IR। अब करंट डेंसिटी I अपॉन एरिया नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी करंट और एरिया नहीं दिया हुआ है। चलो एरिया तो इस रेडियस से निकल जाएगा, करंट नहीं दिया हुआ है। तो आ जाओ देखते हैं। तो इससे निकालते हैं वोल्टेज। अच्छा, V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा बेटा E इंटू L। ये देखो करंट डेंसिटी चाहिए ना अपने को, IR। हाँ, करंट डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गया। अब करंट डेंसिटी के लिए एरिया चाहिए, तो यहां पे मैं क्या करूं? करंट डेंसिटी के लिए आ जाओ, तो एरिया, तो ये आ जाओ V/R। अच्छा, V/R बराबर I। करंट डेंसिटी I बाई एरिया होता है, एरिया के लिए डेटा अवेलेबल है। अब V की जगह लिख दूं, E बराबर होता है V/L, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू L। यस, तो यहां लिख दो E इंटू L, और ये I अपॉन एरिया, ये A इंटू R।
ये हो जाएगी करंट डेंसिटी, ये हो जाएगी करंट डेंसिटी। ये तो हो गया जे, और ये ई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड 10, लेंथ कितनी है वायर की 10, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर कितना रेजिस्टेंस, ये 10। तो थोड़ा मैनिपुलेशन था बेटा, आपको थोड़ा सोचना था। करंट आ जाएगा V बाई आर से, V आ जाएगा E इंटू एल से। बेटा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, ये याद रखना। ये ओम्स लॉ था, ये याद रखना। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था, दिमाग लगाना था। ये पाई से रूट पाई का स्क्वायर कट जाएगा, ये 10 की पावर, ये 10 से 10 कट गया, ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ना, ऊपर जाके -5 +5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो साहब, सबसे पहले आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ से वोल्टेज बना लो, और यू करो आप तो, और इजी, छोड़ो इसके, छोड़ो ये छोड़ो। आप तो पहले तो वोल्टेज बना लो, तो यहां से वोल्टेज आ जाएगा E इंटू एल से, E इंटू एल से यहां वोल्टेज बना लो, कर लोगे ना? E इंटू एल से वोल्टेज बना लो, तो ये E हो गया कितना, E 10 और L 10, तो 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10, ये 100 वोल्ट आ गया। यस, ये 100, ये आ गया 100, यू करो तुम तो, ये E आ गया 100 वोल्ट, ये 100 आ गया, ये 100, तो ये आ गया 100। आई आर की वैल्यू 10 है, तो आई की वैल्यू आ गई 10, यूं करो आप, आई की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब जे बराबर आ जाएगा आई अपॉन एरिया, तो 10 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, ये 10 की पावर -2 अपॉन रूट पाई स्क्वायर, तो ये पाई से पाई गया, ये 10 की पावर 5, यूं करो, खत्म। ये अच्छा है, आप तो पहले वोल्टेज बनाओ ताकि रटना नहीं पड़े कुछ भी। यहां से वोल्टेज बनाया E इंटू एल, वो वोल्टेज रख के सोल्व किया, वोल्टेज से करंट निकाला और करंट बाय एरिया, ताकि कुछ भी रटना नहीं पड़े। ओके सर, तो ये करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब आगे आ जाओ, ये देखो, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखो कितने क्वेश्चन पूछे हैं, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर। अब जिन्होंने स्ट्रेट लाइन टिक कर दिया वो बर्बाद, जिन्होंने एमए सर के एमए कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं दिया वो बर्बाद हो गए, एमए ज्ञान का ध्यान नहीं रखा, याद है एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। ये क्लासिक, ये है एमए क्लास, एमए क्लासिक। बेटा लेवल से पढ़ोगे तो फायदा होगा। तो देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, लीनियरली नहीं करती है। जिन्होंने लीनियरली रट रखा था, कई बच्चे रट लेते आर बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वो सब निपट गए। रो बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वो सब निपट गए। बेटा लीनियरली वेरी नहीं करती है, ये है ज्ञान की बात। हाँ, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटे। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब तो यही हुआ, ये देखो ना, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। नेगेटिव, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, तो वो होते बेटा कौन, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों। 2020 का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर ओनली, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं और इंसुलेटर में भी बहुत हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। और उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, इसलिए दोनों टिक करूंगा। यस सर, ये देखो, अब आगे देखो। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इंक्रीज विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पे डिक्रीज है। हाँ हाँ, ये सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। यस सर, तो 2002 का क्वेश्चन है, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। यस सर, कॉपर सिलिकॉन आर कूल्ड, 300 से 60 तक ठंडा करा तो कॉपर है कंडक्टर, एक कॉपर है कंडक्टर और सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर।
कॉपर है कंडक्टर, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो कंडक्टर का यानी कि कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टिविटी भी घटेगी। तो कॉपर का टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी घटेगी, टक्करें कम होगी। जब जब टेम्परेचर घटाओगे टक्करें घटेगी, टक्करें घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी। तो डिक्रीज इन कॉपर, इंक्रीज इन कॉपर गलत, इंक्रीज इन बहुत गलत। अभी देखते हैं डिक्रीज इन कॉपर। और बेटा टेम्परेचर घटाने से सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होना बंद हो जाएंगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई या रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि करंट का कंडक्टेशन नहीं करेगा, तो इनका इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर इज ए। दोनों का उल्टा बिहेवियर 2001 में पूछा। देखो कितना टेम्परेचर पर क्वेश्चन आए। ये और देखो, टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर 2022 का क्वेश्चन है, भी आया 2022 का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर सेमीकंडक्टर गलत, डिक्रीज फॉर बोथ गलत, इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर बिल्कुल सही। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का घटता है। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, तो ये लिख दो अल्फा फॉर कंडक्टर, कंडक्टर इज पॉजिटिव, अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है। यह ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब अल्फा पॉजिटिव होता है। उस फॉर्मूले में अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो 1+ बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होगा तभी तो 1+ टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। ये देखो इतने सारे क्वेश्चन और लो। ये देखो 2008 का क्वेश्चन, ये वायर ऑफ certain material is stretched slowly by 10%. एक वायर को 10% खींचा, its new resistance and specific resistance becomes respectively. इसका नया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी रो और आर का क्या होगा? 10% खींचा। मैंने कहा ना रेजिस्टेंस खींचने से एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं होता है, नो चेंज। डायमेंशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, बोथ रिमेन सेम गलत है। देखो लॉजिक लगाओ, एमए लॉजिक, एमए लॉजिक। सर क्या है एमए लॉजिक? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, तो आंसर हो गया। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, 2 ऑप्शन गए, और रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, बदलेगा, तो एक ऑप्शन और चला गया, खत्म। सोल्व ही नहीं करना पड़ा। सर सोल्व कैसे करते? आ जाओ, मैं बोल दूं ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेच, ऑन स्ट्रेच, मैं बोल दूं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। याद है जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, खींच के रिकास्ट करके किसी चीज को मेल्ट करके रिकास्ट कर दो, उन हर समय पर बेटा रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो क्या मैं बोल दूं बेटा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 1 एल अपॉन एल। 10% बढ़ा दी का स्क्वायर, एल से एल गया तो आर डैश आ जाएगा बेटा 1.21 आर। तो मैं बोल दूं 21% बढ़ गया। देखो 21% बढ़ गया। सर कैसे करा? 1 से 1.21 आर हो गया तो 21% बढ़ गया। तो 21% या 1.21 टाइम्स ये लो, 1.21 टाइम्स ये लो। उन्होंने यही पूछा 1.21। मजा आया? तो वायर को खींचोगे तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। यस सर। ये देखो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर इज आर। आयरन का मतलब कंडक्टर का, इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। लेंथ भी डबल कर दी, रेडियस भी डबल कर दी, तो आर बराबर रो एल बाई ए पर सोच लो, क्योंकि मटेरियल बदला नहीं है, लेंथ और रेडियस डबल करी है। बच्चा बोल देता सेम रहेगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो ये देखो आर डैश तो एल हो जाएगा 2l और एरिया हो जाएगा 4a। क्यों? आर से 2r, तो बोल दो एरिया ए से 4a हो जाएगा। ये तो ये कट के आ जाएगा बेटा आर डैश बराबर r/2। तो बोल दो रेजिस्टेंस तो हो जाएगा आधा और रेजिस्टिविटी वही रहेगी, क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा रेजिस्टेंस हो जाएगा आधा, डबल गलत है।
रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। बी आंसर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डबल गलत है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाफ गलत है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज और रेजिस्टेंस ये दोनों अनचेंज दिया हुआ है। इसको भी लॉजिक से कर सकते हो, इसको भी लॉजिक से कर सकते हो, रेजिस्टिविटी वही रहेगी बेटा, रेजिस्टिविटी अनचेंज रहेगी तो दो ऑप्शन तो चले गए बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रहेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी तो दो ऑप्शन तो गए। ये हाफ वाला गया और ये डबल वाला गया। जिसमें रेजिस्टिविटी चेंज करी वो तो चले गए, अब बचे दो। उसमें रेजिस्टेंस भी सेम रख दिया एक में बेटा। आप डायमेंशन चेंज कर रहे थे तो यार रेजिस्टेंस बदल गया देखो। हाँ, अगर एरिया और लेंथ डबल करते तो रेजिस्टेंस भी वही रह जाता। तो ये तो चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा बेटा। आंसर इज बी। ठीक है सर, आ जाओ। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm इज स्ट्रेच्ड, ये देखो खींचा है, स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को खींच के डबल कर दिया तो मैं बोल दूं आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ये देखो आर डैश अपॉन आर, एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा आर डैश अपॉन 4 ohm 2l अपॉन एल का स्क्वायर। ये कट के बेटा आर डैश आ जाएगा 16 ohm। ये 2013 का क्वेश्चन है, 16 ohm इज द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, 16 ohm इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ohm if it is melted and stretched to n times of original length। वायर को मेल्ट करके वापिस स्ट्रेच करके डबल लेंथ बना दी तो वही n स्क्वायर, n टाइम्स बना दी तो n स्क्वायर हो जाएगा। याद है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, स्ट्रेच करते हो तो ये 2017। सर आर प्रोपोर्शनल टू एल कब होता है? जब एरिया सेम रख के लेंथ डबल करते हो, उसमें मटेरियल ज्यादा हो जाता है। एरिया सेम रख के लेंथ डबल करोगे तो डबल होगा, खींचोगे तो बेटा लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा और एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है सोल्व करने पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन ऐसे बता दिए टेम्परेचर वाले और ये सब। जाओ, मजा आया? ये देखो कब कब पूछे हुए। तो देखो 3 बार तो ये पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार ये पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार ये टेम्परेचर पूछा हुआ है। 5 ये देखो ना 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये पूछा हुआ है 2 2 4 2 6 टाइम्स। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए और ये पूछा 3 टाइम्स। तो इस पेज पे 6 5 11 और 3 14 बार आए हुए क्वेश्चन है। 14 टाइम्स 14 बार आए हुए क्वेश्चन है। यस सर, क्लियर है? ठीक है सर। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी, खींच के लेंथ बढ़ाते हैं तो, एरिया सेम रख के लेंथ डबल करते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मजा आया क्या? आ जाओ आगे, अब आ जाओ। अच्छा रुको, ये चलो इसके आगे बात करते हैं। आजा इसके आगे आजा। हाँ बेटा, अब इधर देखो। अब देखो अपन ने कैपेसिटर के साथ सर्किट पढ़े थे, कैपेसिटर में ही मैंने बता दिया था सर्किट कैसे सोल्व करते हैं। तो आ जाओ सर्किट वाले प्रॉब्लम्स देख लेते पहले, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह के क्या क्वेश्चन आए हुए सीधे वो देखते। एक सर्किट प्रॉब्लम, तो इसका सर्किट का देखो सारा हिसाब में। ये देखो सर्किट प्रॉब्लम पहले देख लेते और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते। पहले ये देख लेते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर्किट का एमए ब्रह्मास्त्र क्या है? सर्किट का एमए ब्रह्मास्त्र है बेटा, सीरीज में V प्रोपोर्शनल टू R होता है। क्यों? क्योंकि I सेम, सीरीज में I सेम होता है तो यहां पर V बराबर IR। बेटा सीरीज में I सेम होता है, ये देखो ना बेटा, चूंकि I बराबर सेम, ठीक है। तो V बराबर IR में I जब सेम हो जाएगा तो V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो सीरीज में बेटा V प्रोपोर्शनल टू, तो रेजिस्टेंस के रेशो में जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां ड्रॉप ज्यादा, खत्म। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये दो मूल मंत्र है। अच्छा करंट बात ना हो तो करंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो IR सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो IR सेम, और IR सेम है तो जिसका R ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, उल्टा रेशो चलता है। ठीक है साहब। अब देखो सीरीज में रेजिस्टेंस ये होता है,
पैरेलल में ये होता है, पैरेलल में नंबर का ए खूब सारे आइडेंटिकल हो तो नंबर का डिवाइड कर दो। अगर आर के 10 रेजिस्टेंस है तो 10 का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मिनिमम से भी छोटा आएगा रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये मिनिमम से छोटा, नंबर का डिवाइड कर दो, सीरीज में ऐड हो जाते हैं। ये देखो इस पर क्वेश्चन 2008, 7, 6, 5, 4 कितना 5 बार 5 टाइम्स तो ये पूछा हुआ है क्या? ये इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज सिलेबस में आपके यही रह गए, सिमेट्रिक वगैरह लिखे हुए नहीं है, क्यूब मेथड वगैरह लिखे हुए नहीं है, तो वही देखेंगे अपन। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ये ट्रिक है सीरीज पैरेलल की। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन तो रेशो सेम होता है P/Q बराबर R/S। ये देखो अगर व्हीटस्टोन में इधर से 2 रेजिस्टेंस इधर से 2 आपस में मिल जाए और एक वर्टिकल गैल्वेनोमीटर लगाओ या कोई रेजिस्टेंस लगाओ, ये रेशो अगर सेम हो जाते P/Q अप बाई डाउन सेम हो जाते तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये हटा दो और सर्किट सोल्व कर लो, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जाता, यहाँ के पोटेंशियल सेम हो जाते। देखो C और D के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं और इसमें से करंट 0 होता है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन की कोई भी कंडीशन दे सकता है, अभी बोल देगा इसमें से करंट 0 है तो समझ लेना इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये बैलेंस व्हीटस्टोन हो गया। अभी बोल देता है C और D के पोटेंशियल सेम है तो समझ जाना बैलेंस व्हीटस्टोन है। ठीक है सर। अच्छा, डिफ्लेक्शन 0 होगा गैल्वेनोमीटर में, तो 3 चीजें, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, C D के पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0, या P/Q बराबर R/S, ये बैलेंस व्हीटस्टोन। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते। सर्किट के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। ये देखो, ये लो, सब पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, सब समझ आ जाएगी। 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम है ना, और यहां पे ले लो 20 नहीं, हाँ ये इसको 1 ओम कर दो, 1 ओम। यहां ले लो बेटा 24 वोल्ट। अब देखो बेटा, वो क्या क्या पूछ सकते हैं, यहां का पोटेंशियल पूछ सकते हैं, यहां और यहां पोटेंशियल ड्रॉप पूछ सकते हैं, V1 एंड V2। ठीक है, यहां का पोटेंशियल पूछ सकते हैं और यहां पर पावर पूछ सकते हैं। सर पावर तो पढ़ाई नहीं, 10th क्लास में पढ़ी थी। देखो पावर के 3 फॉर्मूले, भी साथ में देख लो, ये पावर के 3 फॉर्मूले, I²R, V²/R या VI। जैसे कैपेसिटर में थे ना, हाफ CV², Q²/2C, हाफ QV, वैसे ही 3 फॉर्मूले, ये सब 10th क्लास में पढ़े। तो बेटा पावर निकालनी हो तो हमेशा वोल्टेज को फॉलो करो बेटा, जब भी कैलकुलेशन करनी है मैं तो V²/R यूज करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल को बांटना इजी है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है। सर और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे सर्किट में करंट पूछ सकते हैं, यहां पर करंट पूछ सकते हैं। देखो और तो ये पूछ सकते हैं करंट बताओ, ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में करंट पूछ सकते हैं I2। सबको एक लाइन में सोल्व करता हूं, आ जाओ। फाइंड आउट V1, V2, VA, I1, I2 एंड P1। ये P1 ये पावर है। चला जाओ, तो मैं बोल दूं सबसे पहले इसको बैटरी बना दो 24 वोल्ट की, यहां 0 वोल्ट लिख दो क्योंकि अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, इधर 24 है तो इधर 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है सर। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया पूरा 2 ओम, ये है 1 ओम, तो 1:2 में बांट दो। ये देखो ये 1 ओम 2 ओम, तो 1:2 में बांट दो। यस, और जैसे 1:2 में बांटोगे 24 को 1:2, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप V1 बराबर आ जाएगा 1:2, तो 3 टुकड़े कर दो, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 24। बेटा बताया था ना सीरीज में रेशो में इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 6 और 3 पैरेलल में, ये याद रखो 2 ओम, 6 इंटू 3/6 प्लस 3, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 सोल्व करोगे तो नीचे LCM उल्टा करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 2 ओम हो जाएगा, तो 1:2, तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 24, ये V2 आ जाएगा 2/3 इंटू 24, ये आ जाएगा बेटा 8 वोल्ट, ये आ जाएगा बेटा काटोगे तो 16 वोल्ट,
तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट और ये आ जाएगा 16 वोल्ट, ये, और यहां 16 होगा तो यहां पे भी 16 होगा। क्लियर है? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे से, रुक जा मिनट। यहां पे लाना था अपने को 12 और आधा 6, यहां 18 वोल्ट कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर रहा हूं बेटा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 18 वोल्ट बेटा, नहीं तो उलझ जाएंगे अपन, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो 24 की जगह 18 वोल्ट और 18 करूंगा बेटा तो ये सब चेंज हो जाएंगे, रेशो तो वही रहेगा, ये 18। तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट और ये आ जाएगा बेटा 12 वोल्ट। तो और कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी थी, तो ये 6 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, ये 1:2 और यहां पर भी 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट आ गए। अब देखो बेटा 6 वोल्ट तो V1 आ गया 6 वोल्ट, V2 आ गया 12 वोल्ट, VA यहां पर 0 तो यहां पर भी 0, और करंट यू जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा करंट, तो यहां पर बढ़ेगा, तो यहां पर 12, तो VA आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, I1, अब I1 यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो ओम्स लॉ लगा लो, तो I1 आ जाएगा 12/3, I1 आ जाएगा V/R 12/3, 4 एम्पियर, और I2 नीचे वाले में करंट आ जाएगा I2 बराबर 12/6, कम आएगा, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम आएगा 2 एम्पियर, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम आएगा तो 2 एम्पियर। ठीक है, अब पावर बताओ या पावर, तो पावर कितनी आ जाएगी, तो पावर के लिए V²/R, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, तो V है 12, तो 12 का स्क्वायर/3, तो ये आ जाएगा बेटा 48 वॉट। पावर की यूनिट है वॉट, अभी आगे बताऊंगा सर। क्लियर है? 48 वोल्ट, खत्म, सब चीजें आ गई। देखो पॉइंट का इसका मतलब क्या है, बैटरी लगा दो, एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो कैसे निकालते, पोटेंशियल को रेशो में बांटते, और पावर भी वोल्टेज से निकल जाती है और करंट भी वोल्टेज से निकल जाता है। वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, मतलब सब आता है, इसीलिए एमए ब्रह्मास्त्र है। वोल्टेज को बांटना ये एमए ब्रह्मास्त्र, ये एमए ब्रह्मास्त्र, दिस इज एमए ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है, करंट में, करंट और कैपेसिटर में 100% निशाने पे लगेगा। ये एमए ब्रह्मास्त्र करंट और कैपेसिटर में 100% निशाने पे लगेगा, ब्रह्मास्त्र खत्म। दिस इज द एमए ब्रह्मास्त्र। ओके, चलो आ जाओ आगे। ठीक है सर, तो सर ये सर्किट समझ में आ गया। अब आ जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज पे। सर क्वेश्चन कैसे पूछे बता दो, आ जाओ सीधे सर्किट के क्वेश्चनों पे आते हैं। आ जा, ये देख, सीरीज पैरेलल आ जा, ये देखो थोड़ा, when a uniform cross sectional area A, length L and resistance R is bent into circle, R रेजिस्टेंस का सर्कल बना दिया है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करा बेटा, अब आगे क्या करा, तो रेजिस्टेंस बताना डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर, ये अब डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर रेजिस्टेंस बताना, यहां ये A और B के बीच में। अब बच्चा जल्दी जल्दी में R/2 टिक कर देता है, गलत है। क्यों कराया क्वेश्चन, गलत है सर, क्यों गलत है बेटा, रेजिस्टेंस पूरे वायर का आर है, पूरे वायर का आर है, तो ऊपर R/2 हो गया और R/2 नीचे हो गया, और ये दोनों पैरेलल में हो गए। पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस R है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट में आधा रेजिस्टेंस ऊपर आधा नीचे, तो R/2 तो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2 / 2। याद है, सेम सेम है तो नंबर का डिवाइड कर दिया, R/4, ये R/4। सर ये कैसे लिखा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यस, तो R/4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही कई बार वो R रेजिस्टेंस के 4 बराबर टुकड़े कर देता है, तो 4 टुकड़े कर दिए तो R/4 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 R/4, और फिर बोलता है पैरेलल में लगा दिया तो फिर pi4, तो R/16 आएगा इक्विवेलेंट। R/4 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 तो एक एक टुकड़ा, फिर पैरेलल में लगा दिया तो R/16। ये देखो रेजिस्टेंस N, each of resistance R ohm when connected in parallel gives equivalent R capital R। ठीक है, if these are connected in series then the combination will give resistance। अच्छा क्वेश्चन है 2004 का। देखो रेजिस्टेंस में कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ये सॉल्यूशन 2005, ये कर रहा हूं सॉल्यूशन 2004।
2004। पहले पैरेलल में कनेक्ट करें, इन पैरेलल, आर इक्विवेलेंट बराबर रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यस, और ये आर दिया हुआ, ये इक्वेशन 1। पैरेलल में नंबर का डिवाइड हो जाएगा, देखो ना पैरेलल में सेम सेम है, तो सेम सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो नंबर का डिवाइड हो जाता है। ये अब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सीरीज में, इन सीरीज, ये आर डैश बराबर आर एन इंटू आर, इक्वेशन 2। अब डिवाइड कर दो, ये 2 डिवाइड बाय 1, ये 2 डिवाइड बाय 1, ये आर से आर कट गया तो ये आ जाएगा एन ए आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, खत्म। वैल्यू रख के भी कर सकते हो पर नहीं करना अपने को, अभी ये तो सीधे सीधे तो क्वेश्चन है। ये देखो, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट बताना। तो बेटा जब आप यहां बैटरी, इक्विवेलेंट ए और डी का मतलब यहां बैटरी लगाओगे तो बोल दो इसमें से तो करंट ही नहीं जाएगा और इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों आर्म्स किसी काम की नहीं है। यहां पे करंट आएगा, इधर रास्ता ही नहीं है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हट गई, ये हट गई, ठीक है सर। तो यहां से ये दोनों आर्म्स किसी काम की नहीं रही, तो बेटा डी के बीच में, सी और बी के बीच में निकालना होता तो ये काम की नहीं रहती, ठीक है। इन दो के बीच में निकालना होता तो ये काम की नहीं रहती, तो ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों सीरीज में 20, ये 20, फिर ये दोनों पैरेलल में तो 20 20 10, तो 30 ओम आ रहा है, करके देख लेना, ये 30 ओम। बेटा ये दोनों 20, ये दोनों 20 20 पैरेलल में 10 हो जाएगा, 20 पैरेलल में ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 20, ये दोनों पैरेलल में तो ये 10 आ जाएगा, 10 ओम, और ये 10 नहीं है और ये 10 नहीं है, तो तीनों सीरीज में हो गए 30 ओम। 30 ओम इज द करेक्ट आंसर, 30 ओम इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, ये व्हीटस्टोन, ये देखो बैलेंस व्हीटस्टोन, ये लो, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन ए एंड बी, ये 3/6 ए, ये 3/6, ये 4/8, देखो रेशो 1:2, यहां पे भी रेशो 1:2, तो ये हट जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन है, दिस इज बैलेंस, ए P by Q is equal to R by S, hence बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आया हुआ 2000 में, तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा दोनों एडो के 7 और नीचे 14, तो 7 ऊपर 14 नीचे, और फिर पैरेलल में ये आ जाएगा 7 और 14, ये 7 ओम, ये 14 ओम, तो ये आ जाएगा आर ए बी, 7 × 14 अपॉन 7 + 14, तो ये आ जाएगा 7 × 21, 14/3 इज द करेक्ट आंसर। ये मच्छर है, यस सर। ये लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे रेजिस्टेंस इक्वल आ रहे, इफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी आ रहे, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैं बोलूं 2003 का क्वेश्चन है, सारे रेजिस्टेंस आ रहे, रेशो सेम है, बीच वाला हटा दो तो आर ही आ जाएगा। सर कैसे, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये बीच का हटा दो, ये बीच का हटा दो, तो ये आर आर 2R 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 पैरेलल में आर आ जाएगा, कर लो। तो व्हीटस्टोन में अगर सारे रेजिस्टेंस आर 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 और बीच वाला भी आर होता है तो इक्विवेलेंट आर ही आता है, क्योंकि बीच वाला हट जाता है, ऊपर 2R नीचे 2R 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 पैरेलल में आर आता है। ये देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम, resistance of 10 ohm is connected in series with galvanometer, then equivalent resistance across battery 20 ohm। सर क्यों, ये 10, ये सारे 10 10 है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो ये हट गया, ये 20 ये 20, ये 20 ये 20 20 20 10 10 10 20, आंसर इज 20। ये 2001 में पूछा हुआ, देखो व्हीटस्टोन 1 में पूछा, 3 में पूछा, 2000 में पूछा, 2005 में पूछा, और भी है, मैं तो कम लाया हूं। यस सर, ये अब इसमें करंट पूछा, नेटवर्क, द वैल्यू ऑफ करंट, यही बताना है। यस सर, ये आपको नजर आ रहा है क्या, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है। मैं बोल दूं रेशो देखो 4/6, 2/3 2/3 हट जाएगा, ठीक है सर। अब ये देखो दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर 6 ओम और नीचे आ जाएगा 9 ओम, और ये आ जाएगा V वोल्टेज, ये
बेटा ऊपर ये बीच वाला हट गया, बैलेंस विथ स्टोन है, दिस इज बैलेंस विथ स्टोन। अब करंट निकाल रहा हूं, देखो तो करंट निकाल रहा हूं तो ऊपर 6 नीचे 9 और ये V, तो आई निकालना। यस सर, तो ये आ जाएगा, ये आई बराबर आ जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9। 2005 का क्वेश्चन अभी देख लो एक, तो 9 और 6 15, 15 से ये आ जाएगा, 3 बार कटेगा तो 3 पंजे 3 2, तो 5V/18, 5V/18 इज द आंसर। मेरा आंसर तो 5V/18 आ रहा है, कर लोगे? यस सर, ये 5V/18 ये यहां कर देते साफ सुथरा, ये V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये I बराबर V अपॉन 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये 5V/18 खत्म। चले सर, मजा आ गया। तो ये सर्किट में ऐसे क्वेश्चन, और देखो सर्किट प्रॉब्लम, ये खूब सारी सर्किट प्रॉब्लम ही सर्किट प्रॉब्लम। सर कब कब पूछी है? 2016, 2012, 2008, 2007, 2006। ये लो, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में भी कराया मैंने, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ जाओ ओम्स लॉ से, ये करंट 2 एम्पियर है तो यहां पर 4 वोल्ट, ये करंट 2 इधर भी जा रहा है, देखो ना ये इस डायरेक्शन में, तो यहां पर 2 वोल्ट, और यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी है ये। यस, अब आ जाओ ये इधर प्लस, तो और करंट यू जा रहा है तो इधर माइनस इधर प्लस। करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है, सब पढ़ा रखा है। करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है तो करंट की डायरेक्शन यूं है, तो इधर हायर पोटेंशियल है। अब देखो क्या पूछा है, VA माइनस VB, तो VB का 0 मान लो, यहां 0 मान लो, VB को 0 मान लिया तो जो VA का आएगा वही डिफरेंस आएगा 0। यहां आ जाएगा 2 वोल्ट, यहां आ जाएगा 3 ज्यादा 5 वोल्ट, या 5 से 4 ज्यादा तो 9 वोल्ट। मेरा आंसर तो आ रहा है 9 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट। बेटा यहां 0, इधर 2 ज्यादा तो 2, फिर 3 ज्यादा तो 5, फिर 2 ज्यादा, सॉरी 4 ज्यादा तो 9, 9 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है सर, यहां आ जाओ, ये देखो करंट 3 एम्पियर फ्लोस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर, यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। ठीक है साहब, शोन इन सर्किट द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम, यहां से पावर निकालनी है तो बेटा वहां पर 3 एम्पियर करंट है और वो 2 ओम रेजिस्टेंस है, और ये टोटल 6 ओम रेजिस्टेंस है और सब पैरेलल में। तो बोल दो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो बोल दो करंट रेजिस्टेंस 3 गुना है तो करंट 1 एम्पियर आएगा। याद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और नहीं तो यूं कर लो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, इन पैरेलल V सेम। एक और तरीका बता रहा हूं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो यहां पर 6 वोल्ट आ गया, देखो यूं देखो, यहां आ गया 6 वोल्ट, तो यहां पे भी आ जाएगा 6 वोल्ट। एक और तरीका देखो, यहां पे भी 6 वोल्ट, और यहां पर पूरे पे 6 वोल्ट और ये 6 रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर करंट आ गया। ये देखो यूं कर लो, ऊपर 2 इंटू 3, यहां पे आ जाएगा I इंटू 6, तो ये I बराबर 1 एम्पियर आ गया। तो ये 1 एम्पियर, अब यहां पर पावर निकालनी है, तो पावर I स्क्वायर R से निकाल लो, ये पावर, यह पावर निकाल लो, ये I स्क्वायर R, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 5, आ गई 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। कितने फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम कर दिया, तो यहां पर 6 वोल्ट था, यहां पर भी 6 वोल्ट कर दिया, तो किरचॉफ लॉ नहीं लगाने पड़े। यस सर, ये लो टोटल पावर इन डिसिपेटेड, टोटल पावर डिसिपेटेड इन वोट इन सर्किट, ये सर्किट में टोटल पावर। तो याद रखना बैटरी है, कैपेसिटर में तो बैटरी जितना वर्क करती थी उसका आधा लॉस और आधा स्टोर होता था, इसमें जो बैटरी वर्क करेगी पूरा लॉस। तो आप तो करंट निकाल लो यहां से और बैटरी का वर्क निकाल लो, तो बोल दो पावर डिसिपेटेड इन सर्किट बराबर पावर गिवन बाय बैटरी। बेटा बैटरी की पावर और सर्किट में लॉस सेम होता है, कैपेसिटर में तो आधा स्टोर आधा लॉस होता था, कैपेसिटर तो फिर भी स्टोर करता था, ये तो पूरा लॉस करता है। यस सर, तो देखो ये 6 2 है, ये दोनों पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 2 ओम, और फिर ये सीरीज में हो जाएगा, तो देखो यहां, तो ये हो गया 2 ओम और ये नीचे हो गया 4 ओम, और ये बैटरी कितने की है 18 वोल्ट।
तो ये 4 और 2 6, तो सर्किट में करंट आ जाएगा, देखो कितना, यहां से करंट कितना आ जाएगा, I बराबर 18/6, 3 एम्पियर। यस, तो 3 एम्पियर करंट आ रहा है यहां से। यस, तो यहां से पावर कितनी देगी बैटरी, आ जाओ, बैटरी की पावर कितनी आ जाएगी, तो पावर बैटरी की आ जाएगी VI। याद है पावर के 3 फॉर्मूले थे, I²R, V²/R और VI। VI से बैटरी की पावर निकाल ली, बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं पता होता तो पावर 18 इंटू करंट आया 3, तो ये आ जाएगी 18 इंटू 3, 18 इंटू 3, ये आ जाएगी 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, खत्म। 54 वोल्ट इज द आंसर। तो बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्किट अब आप करते रहना ये, ठीक है। अच्छा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करने पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं, आ जाओ। करंट डिस्ट्रीब्यूट करने पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, आ जाओ। ये देखो, जैसे ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और मान लो यहां से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, इसको बांटना है। अब I1 I2 निकालना है, तो बोल दो पैरेलल में उल्टे रेशो में, और टोटल करंट यही होगा। देखो इन दोनों का टोटल करंट तो 6 एम्पियर को बांटना है, जैसे कैपेसिटर में वोल्टेज बांटते थे, याद है सीरीज में वोल्टेज C के उल्टे रेशो में होता था, वैसे मैं बोल दो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यू लिख दो I1 is to I2 is equal to 1/R1 is to 1/R2, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पैरेलल में। याद है पैरेलल में V सेम होता है बेटा, पैरेलल में V सेम होता है, तो IR सेम होता है, तो बोल दो I उल्टा प्रोपोर्शनल होता है R के। पैरेलल में V सेम होता है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ये देखो, तो बोल दो R के उल्टे रेशो में, तो ये देखो 6 एम्पियर को बांट दो, तो बोल दो उल्टा रेशो कितना आ जाएगा, 1/3 to 1/6, ये आ जाएगा 2:1। यस सर, तो यहां से I1 आ जाएगा, I1 आ जाएगा 2:1, तो 2/3। ये टोटल 3 पार्ट कर दो, 6 एम्पियर के 3 पार्ट कर दो तो 2 के होंगे, 3 पार्ट कर दो तो 2 के, तो टोटल 6 एम्पियर के 3 पार्ट करो, और 2 पार्ट पहले वाले को दे दो। I1 को 2 पार्ट, ऊपर करंट ज्यादा जाएगा, दिमाग लगा, ऊपर करंट ज्यादा जाएगा, तो ऊपर करंट ज्यादा जाएगा 4 एम्पियर। और ये I2 देखो, इसके देखो, एक पार्ट दे दो, 3 पार्ट कर दो 6 के, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ऊपर जाएगा 4 एम्पियर, नीचे जाएगा 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। ऊपर जाएगा 4 एम्पियर, नीचे जाएगा 2 एम्पियर, खत्म। सर मजा आ गया। ये सर्किट, ये डबल आ गया क्या, ये डबल पेज प्रिंट हो गया, हटाओ। ठीक है सर, ये देखो, और देखो, ये देखो क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज 30 वोट। पूरे सर्किट में 30, तो आर की वैल्यू बताओ। तो मैं बोल दूं पूरे सर्किट में 30 वोट पावर है, तो बैटरी भी 30 दे रही होगी। पावर डिसिपेटेड बराबर पावर बैटरी, ये, और पावर बैटरी VI, और पावर डिसिपेटेड 30, और V की वैल्यू बैटरी का वोल्टेज, और बैटरी से करंट आ जाएगा, तो बैटरी का वोल्टेज 10 है, तो करंट आ गया बेटा 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर करंट जा रहा है, और 3 एम्पियर करंट कब जाएगा, जब R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा 10/3, कर लोगे। I बराबर V/R इक्विवेलेंट, तो R है करंट है 3, V है 10, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/5 + R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में 5R/5 + R, कर लो सॉल्व, तो ये आ जाएगा 5R/5 + R बराबर 10, या इसको 3 को यही रहने दो 15, ये तो 5 से काट दो, 3 2, तो ये आ जाएगा 3R इज इक्वल टू 10 + 2R। तो मेरा तो R 10 ओम आ रहा है, खत्म। सोल्व कर लेना, R 10 ओम आ रहा है, ठीक है। कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अब आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है वो देखते आ जाओ। सर्किट हो गया, चलो पहले पावर ही खत्म कर लेते हैं।
पावर की बात चली तो पहले पावर खत्म कर लेते हैं। तो पावर की यूनिट देखो वोट या जूल पर सेकंड होती है। एक कमर्शियल हॉर्स पावर भी होती है, ये सब वो छोड़ो, चलो ये। और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-3 होता है, वर्क अपॉन टाइम m1l2t-3। यस सर, ये पावर सारी हो गई। अब देखो ये मैक्सिमम पावर सर्किट में, तो सर्किट में टोटल पावर बैटरी की दी गई पावर के बराबर होता है। सर्किट की टोटल डिसिपेटेड पावर बैटरी की दी गई पावर के बराबर होता है। अब मैक्सिमम पावर इन वेरिएबल लोड, इस लोड में मैक्सिमम पावर तब होती है जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ध्यान रखना, इस वेरिएबल, जिस रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा हूं, जिस रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा हूं, इसके वेरी करते ही इस रेजिस्टेंस को वेरी करोगे तो यहां पर मैक्सिमम पावर तब आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाए। सर ये 0 कर दो तो खूब करंट बहेगा, सर इसको 0 कर दो खूब करंट बहेगा, खूब पावर आएगी। इसको 0 कर दोगे तो करंट तो खूब बहेगा पर रेजिस्टेंस 0 तो I2R 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 0 होते ही करंट तो खूब बहेगा पर रेजिस्टेंस 0 होने से पावर 0 हो जाएगी। तो देखो रेजिस्टेंस 0, इस रेजिस्टेंस को 0 करने से पावर 0 होगी। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, सर बहुत तगड़ा कर दो, इनफाइनाइट कर दो। इसको इनफाइनाइट कर दोगे तो रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। इसको इनफाइनाइट कर दोगे तो बेटा करंट 0 हो जाएगा, तो फिर से पावर 0 की तरफ। इसको इनफाइनाइट कर दोगे तो 0, इसका मतलब पावर बढ़ के घटेगी, इसका मतलब पावर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो बेटा यहां पर पावर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। सर कब मैक्सिमम होगी? डिफरेंशिएट करने से पता चलता है जब R बराबर R हो। ये कब मैक्सिमम होगी? डिफरेंशिएशन करने पर पता चलता है। ऑन सॉल्विंग ये मैक्सिमम पावर है। ये देखो ऑन, यहां लिखो ऑन सॉल्विंग, ये R बराबर R आता है। और कितनी पावर होती है? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये E/2 यहां हो जाएगा और E/2 यहां हो जाएगा, और E/2 तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी E²/4R। क्यों? E/2 का स्क्वायर बाय R, V²/R, तो V की वैल्यू V²/R, तो वोल्टेज E/2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा E²/4R, E²/4R, E²/4R। ये ठीक है सर, E²/4R। तो पावर मैक्सिमम सर्किट में तब डिसिपेटेड होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस में जब उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो भी बचे हुए रेजिस्टेंस है उनके बराबर होती है। आ जाओ इस पे क्वेश्चन देखते, आ जाओ, फिर बल्ब पढ़ते, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन 1992 में आया हुआ क्वेश्चन, देख दादाजी से पूछा था पर काम का क्वेश्चन। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस R। 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो लिखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करा। द वैल्यू ऑफ R फॉर विच पावर डिलीवर्ड इन इट इज मैक्सिमम। उसके अंदर जो पावर होगी वो मैक्सिमम कब होगी? तो बोल दो जब रेजिस्टेंस 0.5 होगा। ये फॉर P बराबर मैक्सिमम, फॉर P बराबर मैक्सिमम बोल दो वेरिएबल रेजिस्टेंस R के बराबर होना चाहिए और वो 0.5 खत्म। 0.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ठीक, चले आगे। ओके, तो ये मैक्सिमम उसका आ गया था। ठीक है सर, चलो ठीक है सर। तो ये पावर मैक्सिमम। अब बल्ब देखो, बल्ब का रेजिस्टेंस, तो बल्ब मार्केट से जो भी बल्ब खरीदते हैं, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं बल्ब पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। ये देख लो आप, इस पूरे पावर पे 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अब ये देखो, बल्ब की जो रेजिस्टेंस, बल्ब मार्केट से बल्ब लाते हो तो उस पर एक वोल्टेज रेटिंग और एक पावर रेटिंग होती है।
इसका मतलब होता है इतने वोल्टेज पर इतनी पावर देगा। जैसे मान लो वोल्टेज रेटिंग है 100 वोल्ट और पावर रेटिंग है 16 वोल्ट। इसका मतलब इस बल्ब को 100 वोल्ट पर यूज करोगे तो 16 वोल्ट पावर देगा। जैसे ये लो 40 वोल्ट। अगर इस बल्ब को 40 वोल्ट पर यूज करूंगा, मतलब इस बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस है। बल्ब क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन क्या है, ऐसा रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसको 40 वोल्ट पर यूज करोगे तो यहां पर पावर आ जाएगी 16 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो बोल दू ये P बराबर V²/R। ये बल्ब का रेजिस्टेंस, ये इतनी रेटेड वोल्टेज लगाओगे तो रेटेड पावर आएगी, ये रेटेड। तो यहां से रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। देखो ये बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा कि इतना वोल्टेज पर इतनी पावर, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। रखो 40 वोल्ट पर यूज करा तो 40 का स्क्वायर अपॉन 16 वोल्ट पावर आई तो 16 का डिवाइड कर दो। बेटा ये पावर की जगह 16 लिख दो और वोल्टेज की जगह 40 लिख दो तो पता पड़ जाएगा रेजिस्टेंस कितना है। अगर कोई रेजिस्टेंस 40 वोल्ट पर 16 वोल्ट पावर दे रहा है, अगर कोई रेजिस्टेंस 40 वोल्ट पर 16 वोल्ट पावर 40 वोल्ट पर 16 वोल्ट पावर दे रहा है तो आपको रेजिस्टेंस पता चल गया ना। ये कट के 100 ओम आ जाएगा। ये तो बल्ब का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या बल्ब पर जो रेटेड वोल्टेज है उतने पर रेटेड पावर आती है, तो P बराबर V²/R से R बराबर V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड। ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बल्ब को अगर आपने रेटेड वोल्टेज पर यूज कर दिया तो वो बिल्कुल रेटेड पावर देगा। जितना वोल्टेज बल्ब पर लिखा है उतना वोल्टेज आपने लगा दिया तो जितनी पावर लिखी है उतना वादा पूरा होगा। अगर आपने मेरी बात मान ली तो अगर आपने मेरे कहे अनुसार ये पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया पूरा वन शॉट, तो बेटा रिजल्ट मैं दूंगा। अगर आपने मेरी बात मानी तो रिजल्ट की गारंटी मेरी, ठीक है साहब। अगर V अक्रॉस ज्यादा है रेटेड से, अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा लगा दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। रेटेड से ज्यादा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये देखो बल्ब विल फ्यूज। अगर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा लगा दिया तो बल्ब आपका काम नहीं करेगा, फ्यूज हो जाएगा। कम लगा दिया तो डिम पड़ जाएगा। अगर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा लगा दिया तो फ्यूज हो जाएगा, कम लगा दिया तो डिम पड़ जाएगा। ये तब डिम पड़ जाएगा तो फिर पावर कम देगा। हाँ कितनी देगा, इसका फॉर्मूला है जितना आपने लगाया कम लगाया अपॉन रेटेड ज्यादा था तो कम अपॉन ज्यादा, एक्रॉस वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर इनटू P रेटेड। आपने कितना लगाया, लिखा कितना था, ज्यादा लिखा था वो का स्क्वायर इनटू P रेटेड। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। ये आ जाओ इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन देखते आ जाओ। ये देखो बल्ब पर क्वेश्चन देखते आ जाओ। बल्ब का रेजिस्टेंस कब पूछा, क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते वो सब देख लेते आ जाओ। ये देखो मैक्सिमम पावर वाला क्वेश्चन हो रहा है। ये तो हो गया ना। ये देखो मैक्सिमम पावर पे एक और क्वेश्चन आया। मैक्सिमम पावर पर 2 क्वेश्चन आए थे। एक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ये वापस यहां देख लेते। ये अभी मैंने करा दिया था फॉर P बराबर मैक्सिमम, ये बताया था ना फॉर P बराबर मैक्सिमम। ये डबल प्रिंट हो गया। R बराबर 0.5 ओम। ये डबल प्रिंट हो गया, वहां से हटा दूंगा। अब ये एक और आया था 1990। दादी जी से भी पूछा था, दादाजी से भी पूछा था। ये दादी जी है, दादी जी। दादी जी बाद में पैदा हुई ना, दादाजी पहले पैदा हुए, दादाजी, ठीक है। 2 identical batteries each of 2 volt and internal 1 ohm are available to produce heat in external through it. The maximum power can be developed across R in battery. अच्छा ये 2 बैटरी वाला चलो अभी करेंगे। चलो कर लेते आ जाओ। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहां 2 बैटरी सीरीज में। ये कितने की है, 2 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इस पूरे की एक बैटरी आपको पता है दोनों की पोलैरिटी सेम है, अभी पढ़ूंगा, सीरीज में ऐड हो जाती है तो 2 और 2 4 हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो 4 वोल्ट की बैटरी, और ये रेजिस्टेंस ऐड होके 2 ओम हो गए। यस सर। और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यस।
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब देखो ए जितना ये है उतना ये होना चाहिए, और याद है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस आर, तो याद है ई स्क्वायर बाई, यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो ई स्क्वायर बाई 4r, याद आया। अच्छा यूं कर लो बेसिक से, ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम होगा, तो ये वोल्टेज आधा आधा आएगा बेटा, जितना रेजिस्टेंस इंटरनल है उतना ये होगा, तो 2 2, तो ये 4 2 2 आ जाएगा। यस सर, तो यहां पर भी 2 वोल्ट, यहां पर भी 2 वोल्ट। यस सर, और नहीं तो अगर उससे करोगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2, ये यूं कर लो बेसिक से, बेसिक से करोगे तो यहां 2, यहां पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो यहां पावर आ जाएगी पी मैक्सिमम बराबर 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 वोल्ट। और इससे करोगे फॉर्मूले से तो ई ये है 4 वोल्ट, इसमें अपने आप ई बाई 2 का स्क्वायर हो तो गया बेटा, ये नीचे 4 ई बाई 2 के स्क्वायर से ही तो आया था ये, तो 1 4 कट गया, ये भी 2 वोल्ट आ रहा है, आंसर सेम आएगा बेटा। अगर बैटरी का वोल्टेज लोगे तो ई स्क्वायर बाई 4r, और अगर वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करके करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर, खत्म। तो 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ये अब आ जाओ, अभी अपन किस पे कर रहे थे, हाँ ये, अब आ जाओ ए वो रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस, ये देखो, ये देखो ए 2004 नीट का क्वेश्चन है। इन इंडिया इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज इज 220 वोल्ट, और यूएसए में 110 वोल्ट पर होती है। रेजिस्टेंस 60 वोल्ट बल्ब का इंडिया में आ रहे, तो रेजिस्टेंस 60 वोल्ट बल्ब का यूएसए में कितना होगा। बल्ब की पावर रेटिंग 60 वोल्ट है, और इंडिया में 220 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज है बल्ब की, और यूएसए में 110 है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस, तो बोल दो इन इंडिया यूजिंग, या लिखो पहले तो यूजिंग आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, वी रेटेड स्क्वायर बाई पी रेटेड, ठीक है साहब। बल्ब का रेजिस्टेंस वी रेटेड स्क्वायर बाई पी रेटेड। अब आ जाओ इन इंडिया, लव माई इंडिया, इन इंडिया, तो बोल दो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है आर, आर, और इंडिया में रेटेड वोल्टेज 220 अपॉन 60, इक्वेशन 1, ठीक है। और इन यूएसए आर डैश, और वहां पर 110 है अपॉन 60। आप ऐसे ही कर सकते थे, रेजिस्टेंस सेम पावर है, दोनों पर रेटेड पावर सेम है, तो रेटेड वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यूएसए में आधा रेटेड वोल्टेज है, यूएसए का वोल्टेज आधा है, तो पावर 1/4, रेजिस्टेंस 1/4 होगा ये, और नहीं तो यू कर लो, ये लो 2 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा बेटा आर डैश अपॉन आर, और ये 60 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 220 का स्क्वायर, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा आर बाई 4, खत्म। आर बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ये रेजिस्टेंस बल्ब का इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यस सर, अब आ जाओ बेटा रेटेड वोल्टेज वाली कहानी। चलो रेटेड ये देखो, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखते। ये देखो एमए क्लासिक, सर वो आपने फ्यूज व्यूज क्या पढ़ाया था वो भी समझाओ। ये 3 बल्ब दे दिए पैरेलल में, जहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां एमए के कॉन्सेप्ट लगेंगे, जहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां एमए के कॉन्सेप्ट लगेंगे। 50 वोल्ट 16 वोल्ट, 40 वोल्ट 14 वोल्ट, 40 वोल्ट 14 वोल्ट, 100 वोल्ट 16 वोल्ट, और यहां पर मैंने 50 वोल्ट की बैटरी लगाई। टोटल पावर डिसिपेटेड इन बल्ब, ये B1 B2 B3, टोटल पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, टोटल P डिसिपेटेड इन सर्किट, टोटल पावर डिसिपेटेड कितनी होगी सर्किट में। अब देखो वोल्टेज सेम, यहां पर भी 50 वोल्ट, यहां पर भी 50 वोल्ट, और यहां पर भी 50 वोल्ट,
यहां पर तो रेटेड के बराबर आ गया, यस सर। तो ए बल्ब B1 में रेटेड के बराबर आ गया तो 60 वोल्ट पावर जनरेट होगी। सबसे ऊपर वाले में रेटेड वोल्टेज फॉर B1 V अक्रॉस बराबर V रेटेड बराबर 50 वोल्ट, हैंस P डिसिपेटेड ए P1 बराबर P रेटेड बराबर 16 वोल्ट। तो सबसे ऊपर वाले में तो 16 वोल्ट पावर आ गई, और P2 पर ज्यादा है, देखो ये ज्यादा है, ग्रेटर देन V रेटेड, इसका रेटेड वोल्टेज 40 से उससे ज्यादा है, तो फ्यूज हो जाएगा। फॉर B2 मैं बोल दूं V अक्रॉस जो कि 50 वोल्ट है वो ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज है V रेटेड 40 वोल्ट, तो बोल दूं बल्ब फ्यूज हो जाएगा। P2 के लिए रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब विल फ्यूज। तो B2 तो फ्यूज ही हो जाएगा। तो B1 पर रेटेड वोल्टेज से रेटेड पावर आ गई, B2 फ्यूज हो गया और B3 डिम पड़ जाएगा। ये देखो 100 वोल्ट है, ये कम है। और B3 V अक्रॉस इज लेस देन V रेटेड, V अक्रॉस V रेटेड से कम है, क्यों? ये 50 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है, तो कम है तो डिम पड़ जाएगा। तो ये तो P डिसिपेटेड कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V अक्रॉस अपॉन V रेटेड का स्क्वायर इंटू P रेटेड। ये फॉर्मूला लगा दो जब भी डिम पड़ जाए, क्योंकि डिम के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबी जाएगी, ये एमए फॉर्मूला, यस। तो ये आ जाएगा P डिसिपेटेड, तो V अक्रॉस है 50 और रेटेड था 100, आपने लगाया 50 और लिखा हुआ 100 था। अगर आप 100 लगाते तो ये 16 वोल्ट देता, अब तो कम देगा। और कितनी कम देगा, स्क्वायर कर लो, तो ये 2 का स्क्वायर 4 से काटोगे तो 4 वोल्ट, ये P3। तो P1 में आएगी 16, P2 हो जाएगा फ्यूज। P2 बल्ब तो खराब ही हो गया, P2 हो गया फ्यूज, B2 बल्ब फ्यूज हो गया, तो टोटल पावर P टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 देगा 16 रेटेड के बराबर, दूसरा फ्यूज हो गया, और तीसरा कम देगा 4, तो टोटल पावर आ गई 20 वोल्ट। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता। जो फॉर्मूला रख लेते कि पैरेलल में P1 प्लस P2 प्लस P3, वो सब बर्बाद। वो फॉर्मूला तब लगता है जब रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सेम हो, तब पर लिखे हुए वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सेम हो। ये 50 है, ये भी 50 हो, ये भी 50 हो, ये भी 50 हो, लगता है तब तो मुझे भी पता है तीनों पावर ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेटेड पावर आएगी। तो फॉर्मूला से बचे, पर फिर भी फॉर्मूले बताओ ना क्या होते। ये रहे फॉर्मूले, ये देखो पावर के फॉर्मूले ये रहे। अगर बल्ब जिनकी वोल्टेज रेटिंग सेम हो, देखो ध्यान से पढ़ना, सीरीज में लगे हो, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब ऑफ सेम वोल्टेज रेटिंग बल्ब, सेम वोल्टेज रेटिंग बल्ब जिनकी सबकी रेटिंग V हो। बेटा ध्यान देना, अगर सीरीज में खूब सारे बल्ब लगे हो जिनकी वोल्टेज रेटिंग V हो, और आपका अप्लाइड वोल्टेज भी ऑल्सो अप्लाइड वोल्टेज इज सेम, अप्लाइड वोल्टेज भी सेम V हो, बल्ब के ऊपर जितना वोल्टेज, बहुत सारी कंडीशन है, बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज लिखा है रेटेड वोल्टेज वो सब सेम हो, और आपका अप्लाइड वोल्टेज भी सेम हो, पावर कुछ भी लिखी हो, अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम हो, तो बेटा तो फिर ये पावर डिसिपेटेज, सीरीज में बल्ब है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल, 1 अपॉन टोटल पावर डिसिपिटेशन 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इसका मतलब सबसे छोटी रेटिंग से भी कम डिसिपिटेड होगी। जैसे बल्ब के जैसे रेजिस्टेंस में होता था ना, छोटे वाले से भी कम, ऐसे ही बल्ब में रेटेड जो पावर डिसिपिटेड है वो सबसे छोटी रेटिंग से भी कम होगी। और अगर आइडेंटिकल बल्ब है तो नंबर का डिवाइड कर दो। बेटा सीरीज में एक जैसे बल्ब लगे हुए हैं और अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम है, तो बेटा सीरीज में नंबर का डिवाइड कर दो। पावर 10 10 10 है और 5 बल्ब है तो 10/5 कर देना। आओ क्वेश्चन करते आ जाओ, क्वेश्चन करते, बल्ब की रेटिंग पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते आ जाओ, बल्ब की रेटिंग वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन करते आ जाओ। ये लो 3 क्वेश्चन है, आ जाओ। ये देखो 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 60 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेटिंग
आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो, एक तो सीरीज में है, ये अंडरलाइन करना, और सबके ऊपर वोल्टेज रेटिंग सेम है और पावर रेटिंग 60 है, मतलब तीनों आइडेंटिकल है, और अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है। देखो ये और ये सेम है, तो बोल दो वी रेटेड एंड वी अप्लाइड ऑल आर सेम, ऑल आर सेम एंड इन सीरीज। तो मैं बोल दू सीरीज में तो आ जाएगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/P टोटल बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, और मैं बोल दू P टोटल बराबर P/N। सारे बल्ब की रेटिंग, वोल्टेज, पावर रेटिंग भी सेम है, तो नंबर का डिवाइड कर दो, आ जाओ। तो मैं बोल दू 60 के 3 है, तो आ जाएगा P टोटल बराबर 60/3, ये आ जाएगा 20 वोल्ट, खत्म। तो 20 वोट इज द करेक्ट आंसर। ये 2004 का क्वेश्चन है। तो आइडेंटिकल बल्ब है तो नंबर का डिवाइड कर दो सीरीज में, लेकिन ध्यान रखना ये रेटेड वोल्टेज और रेटिंग सेम होनी चाहिए। यस सर, ये देखो, ठीक है सर। अब देखो ये डिम पड़ गया, ये 1997 का क्वेश्चन है। इसमें देखो बल्ब की रेटिंग 200 वोल्ट है और लगाया 160 वोल्ट है। मैं बोल दूं कम है, वी अक्रॉस कम है वी रेटेड से, तो डिम पड़ जाएगा, ये डिम। और पावर कैसे निकालते हैं डिम की? जब अप्लाइड वोल्टेज कम होता है तो डिम पड़ जाता है। आप अगर 160 अप्लाई कर रहे हो तो बल्ब डिम पड़ जाएगा, तो बोल दो पी डिसिपेटेड आएगा वी अक्रॉस अपॉन वी रेटेड का स्क्वायर इंटू पी रेटेड। अगर बेटा आप कम वोल्टेज लगाते हो तो डिम पड़ जाता है, और डिम की पावर ये है, तो ये आ जाएगा 160 अपॉन 200, ये 200 और इंटू रेटेड 100 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ये कट गया 4 से 4 5, तो ये आ जाएगा 16/25 इंटू 100 वोल्ट। ये कटेगा 4 बार, मेरा तो 64 वोल्ट आ रहा है। कर लो, 64 वोल्ट आ रहा है। मच्छर है सर, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी मच्छर बना दिया आपने सर, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने मच्छर बना दी है, मच्छर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ठीक है सर। तो सर ये बल्ब वाली बातें समझ में आई थोड़ी थोड़ी। हाँ, ये रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस बल्ब का ये 2000 में क्वेश्चन आया है। ये दो बल्ब है, एक की रेटिंग ये है और दूसरे की ये है, इसमें खास बात है वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो बोल दो जब V सेम होगा तो बल्ब का रेजिस्टेंस पावर पे डिपेंड करेगा। ये देखो, अकॉर्डिंग टू ये R बल्ब बराबर V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड फॉर सेम VR, फॉर सेम V रेटिंग, फॉर सेम रेटेड वोल्टेज। बोल दू R बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो बोल दू मीन्स बल्ब हैविंग लेस P रेटेड will have more resistance, more R। जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखो इनमें रेटेड वोल्टेज सेम है, तो पावर जिसकी कम है, इसकी कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R40 वाले का ज्यादा होगा। मतलब 100 और 40 में जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो ना, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, कब? जब वोल्टेज सेम हो। जब रेटेड वोल्टेज सेम हो, बल्ब के वोल्टेज सेम हो गए, तो बेटा वी पे से तो मतलब ही नहीं रहा, फिर तो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बेटा जिसकी रेटेड पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्लियर है? ओके, ठीक है सर, चलें आगे। ओके, और देखो, हाँ ये देखो, और देखो, ये देखो, अब देखो, और पैरेलल में बल्ब का एक और फॉर्मूला देखो, ये तो सीरीज का था, पैरेलल में पावर ऐड हो जाती है अगर रेटिंग सेम हो तो। ये देखो सेम वैसे ही फॉर पैरेलल
for parallel combination of bulb having same rated voltage V and applied voltage V is also same. रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सेम है और पैरेलल में लगाते हैं तो पावर ऐड होती है। सही बात है, पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम हुए तो डिसिपेटेड पावर उतनी होगी जितनी लिखी है, तो सबका टोटल हो जाएगा, तो टोटल पावर आ जाएगी। ये देखो टोटल पावर। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन और रह गया, वो कर लेते हैं। ये बल्ब पे एक क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं। आ जाओ, ये देखो, ये देखो 220 वोल्ट 100 वोल्ट bulb are connected first in series and then in parallel each time the combination is connected to 220। देखो 220 लिखा है और 220 अप्लाइड है, फॉर्मूले लग जाएंगे। बल्ब की रेटिंग सेम, वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सेम है, लिखा हुआ भी 220 है और आपने लगाया भी 220 ऐसी सप्लाई है, ठीक है। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस, दोनों समय पावर कितनी, तो पहले सीरीज में, तो सीरीज में नंबर का डिवाइड कर दो, तो 100/2 इन सीरीज पी टोटल इज इक्वल टू P/N, तो यह आ जाएगा 100/2। पहले केस में याद है, सीरीज में नंबर का डिवाइड हो जाएगा तो 50 वोल्ट। 50 तो पहले में आएगी 50, ये गलत, ये गलत, ठीक है। और दूसरे केस में ऐड हो जाएगी, याद है, पैरेलल में इन सीरीज, इन पैरेलल, ये देखो थोड़ी जगह चाहिएगी, इन पैरेलल P टोटल बराबर P1 प्लस P2, ये तो ये आ जाएगी 100 + 100 200, ये तो सेकंड केस में 200 आ जाएगा, तो सेकंड केस में 200 आ जाएगा, तो ये गलत है। 2003 का क्वेश्चन है। तो बल्ब के बेटा सीरीज में पावर पैरेलल वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का लगता है और पैरेलल में ऐड हो जाती है, क्योंकि पैरेलल में सारी पावर डिसिपेटेड होके ऐड हो जाती है। तो रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सेम है, तो पावर ऐड कर देना धड़ल्ले से। ये सारा ऑल अबाउट पावर, ये सारा बल्ब की पावर से रिलेटेड बातें हो गई बेटा, छोटे बल्ब की ज्यादा, फलाना डिमाका, ये सब। अब आगे आ जाओ, ये पावर। अब देखो पावर के बाद हीट, तो हीट डिसिपेटेड होती है पावर इनटू टाइम, अगर पावर कांस्टेंट है तो, अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है ये, अदरवाइज हीट आ जाएगी पीडीटी का इंटीग्रेशन, और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। पावर कांस्टेंट है तो टाइम का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पावर वेरिएबल है तो ये, इसमें एक स्पेशल ये क्वेश्चन बनते, दो कोइल देता है वो, कोइल से पानी, ये देख, ये कोइल वाला क्वेश्चन। हाँ तो बेटा ये देखो पावर, इसमें देखो हीट में क्या है, तो हीट डिसिपेटेड में देखो। अब देखो जैसे एक कोइल है, एक कोइल एक कुछ सम अमाउंट ऑफ पानी को गर्म करती है T1 टाइम में, और दूसरी कोइल उसी पानी को, उसी वाटर को बॉईल करती है T2 टाइम में। तो एक T1 टाइम में बॉईल करती है, एक T2 टाइम में बॉईल करती है। अब दोनों कोइल अगर सीरीज में लगा दोगे तो टाइम इतना लगेगा, वही जो सीरीज वाला फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, तो T1 + T2। पावर में याद रखना उल्टे होते हैं, सीरीज में बल्ब है तो 1/P टोटल बराबर 1/P1 प्लस, पर उसमें रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज सब सेम होने चाहिए सारे बल्ब के, ठीक है। तो इसमें बेटा दोनों कोइल सीरीज में तो ये फॉर्मूला, और पैरेलल में तो पैरेलल वाला फॉर्मूला, 1/T इक्विवेलेंट बराबर 1/T1 प्लस 1/T2। सही बात है। अगर सेम सोर्स से कॉइल 1 लगाओगे, सेम सोर्स से कॉइल 1 लगाओगे, उसी वोल्टेज के सोर्स से कॉइल 2 लगाओगे, और फिर उसी सोर्स से पैरेलल में लगाओगे, तो मैं बोलता हूं पैरेलल में ज्यादा हीट जनरेट होगी। क्यों? यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, तो जल्दी पानी गर्म होगा, तो टी इक्विवेलेंट कम आएगा, छोटे वाले से भी कम, सिंगल कॉइल के टाइम से भी कम, तो बोल दो टी इक्विवेलेंट T1 छोटे वाले से भी कम आएगा, और सीरीज में ज्यादा लगेगा टाइम। क्यों? क्योंकि बेटा उसी वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप कम होके हीट कम आएगी, तो टाइम इक्विवेलेंट टाइम T1 + T2 हो जाएगा। तो ये बेटा टाइम के फॉर्मूला से, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और वो करते हैं, लास्ट 2 चीजें बची है। तो आ जाओ, इस पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, ये देखो, ये देखो बेटा, फिर हीट पे 1-2 क्वेश्चन देते।
एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू कॉइल, वन कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, द वाटर इन केटल बॉइल्स इन 10 मिनट। एक कॉइल से 10 मिनट में और दूसरे से 40 मिनट में। तो T1 हो गया 10 मिनट और T2 हो गया 40 मिनट। T1 हो गया बेटा 10 मिनट और T2 हो गया 40 मिनट। ये दोनों इंडिविजुअल कॉइल 10 मिनट और 40 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है साहब। अब देखो इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड, किसमें कनेक्ट करा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कम टाइम लगेगा क्योंकि दोनों कॉइल में से हीट जनरेट हो गया। टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉइल। 2003 का क्वेश्चन है तो कम टाइम लगेगा। तो बोल दो बेटा इंडिविजुअल से भी कम टाइम लगेगा, तो 10 से भी कम, तो ये 2 गए, ये ए और बी गए। 10 से भी कम लगेगा, क्यों, क्योंकि बेटा पैरेलल में सेम वोल्टेज से दोनों कॉइल जितनी हीट पहले प्रोड्यूस कर रही थी उतनी कर रही है, तो जल्दी 2 लोग मिलके पानी गर्म कर रहे हैं तो जल्दी, तो 10 से कम, तो 8 या 4 आएगा। अब कितना आएगा, T इक्विवेलेंट बराबर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आ जाएगा T1 प्लस T2, ये तो कितना आ जाएगा T इक्विवेलेंट, तो 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, ये तो ये कटेगा 5 बार, 5 से कटा 8 मिनट आंसर मेरा। तो भैया मेरा आंसर आ रहा है 8 मिनट। खत्म। मच्छर है सर, मच्छर है, आ जाओ। अब देखो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रेज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन कंडक्टर बाय पासिंग करंट, व्हेन द करंट इज डबल, तो टेम्परेचर कितना रेज होगा। अगर आप करंट डबल कर दोगे तो 4 गुना हीट जनरेट होगी, 4 गुना हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर 20 बढ़ेगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी। यस सर, ये देखो ना पहले डेल्टा थीटा तो 20 डिग्री है बेटा। करंट डबल 1998 दादी जी से, तो करंट डबल कर दोगे तो 4 गुना हीट, क्यों, क्योंकि 4 गुना पावर, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स है, आपने करंट डबल कर दिया तो 4 गुना पावर जनरेट होगी, तो 4 गुना टेम्परेचर बढ़ेगा। मच्छर है सर। अब देखो हाँ, ये देखो एक क्वेश्चन ये था 2008, ये 2016, ये पावर वाला है, इसका सॉल्यूशन अपन भेज दूंगा मैं। ट्राई योरसेल्फ, सीधा क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ, आई विल सेंड सॉल्यूशन। ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉइल 1 kg वाटर, टू बॉइल 1 kg वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को 20 से बॉइल करवाना है, तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं लिख रहा हूं, तो बोल दूं इसमें पावर जनरेट हो रही है VI, तो मैं बोल दूं टोटल हीट जनरेटेड इन टाइम t इज इक्वल टू हीट यूज्ड टू बॉइल। बॉइल करने में जितनी हीट चाहिए वो, तो हीट जनरेटेड होगी t टाइम में कितनी, VIT बराबर MS डेल्टा थीटा। कर लेना कैलकुलेशन। पानी का S 1 होता है, देखो V लिख दो 220, I लिख दो 4, T निकालना है, ये T निकालना है, और मास हो गया पानी का 1000 ग्राम, S हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा 1 ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू बॉइल करने के लिए 80 बढ़ाना है, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, ये तो यहां से ग्राम गया, कैलोरी को इसको जूल में बदलो, इंटू 4.2, यहां लिख दो, सीधा ही लिख दो 4.2, ये 1000 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड गया, ग्राम गया, तो ये आ जाएगा बेटा 4200 इंटू 80, ये आ जाएगा 220 इंटू 4 इंटू टी, तो ये 4 से कट जाएगा 20 बार, ये 0 कट गया और ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4200 बाई 11 सेकेंड। ये जो भी सोल्व करके आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। खत्म। यस सर, क्लियर है सर, ठीक है, चले आगे। ओके सर, तो सर ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा तो ये हो गया हीट और पावर। बेटा एक क्वेश्चन मैंने वो बल्ब वाला है तो उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड पर ड्रॉप, ईएमएफ होता है जो लिखा हुआ है। मैंने एक तो आपसे वादा करा इतने नंबर दिला दूंगा और एक कितने आए,
तो बेटा वो आपके भी एक्यूरेसी पे और आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है कितनी कम सिली मिस्टेक करते हो, और मेरे भी कितने मैंने चीजें कवर करी इस पे डिपेंड करता है। तो बेटा एक होता है गारंटी, तो एक होता है ईएमएफ और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, कितना लिखा हुआ है और कितना एक्चुअल में आउटपुट आया। आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो कंपनी कहती है 20 का माइलेज है, पर चलाते हो तो पता पड़ा 16 का ही माइलेज आया। क्यों? हम या तो ढंग से नहीं चला रहे या फिर कंपनी ने गलत। ठीक है सर, तो क्या मैं बोल दूं बेटा, तो वो लोड पर ड्रॉप। अब किसी लोड पर तो देखो ये एक सेल है, अब देखो ई लिखा हुआ है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब तक आप गाड़ी खरीदोगे नहीं कंपनी से तो आपको ये रहेगा हाँ यार 20 का माइलेज है। तो जब सेल यूज में नहीं होता है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है। व्हेन सेल इज नॉट इन यूज तो दोनों सेम होते हैं। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होता है क्योंकि यहां ड्रॉप जीरो। जब सेल काम नहीं आ रहा है तो करंट जीरो, और करंट जीरो तो खुद पर ड्रॉप जीरो, और खुद पर ड्रॉप जीरो तो जो ईएमएफ है वो पूरा आउटपुट को मिलने की संभावना है। ठीक है साहब, जब सेल को यूज करोगे, जब यहां पर कोई रेजिस्टेंस लोड लगा दोगे, लोड ये जब लोड रेजिस्टेंस लगा दोगे तो अब यहां पर ड्रॉप जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। देखो ना, ये और ये ड्रॉप सेम होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये वीएबी, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। आप किसी सेल को लाते हो खरीद के ना, जैसे रिमोट टीवी में, टीवी का रिमोट में सेल डाला तो उस सेल को टीवी के रिमोट के लिए यूज कर रहे हो। कई लोग बैटरी लाते हैं, पानी पताशे के थैले पे वो बैटरी लगा दी, तो बेटा वो आप आपके बल्ब जलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए यूज करते हो, तो लोड बोलते हैं उनको, तो लोड पर यूज कर रहे हो। तो दो तरीके हैं, जितना सेल वादा कर रहा है उसमें से खुद ने कितना खाया, ये होता है खुद ने खाया। ये आता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप आईआर। अगर करंट आई है तो ये आ जाएगा आई आर, और यहां पे आएगा बेटा ये आई इंटू कैपिटल आर। तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज दो तरीकों से निकलता है टर्मिनल वोल्टेज। तो जब सेल को यूज में लेते हैं, जब सेल को आप यूज में लोगे तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। ये देखो, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस। ये देखो, टर्मिनल वोल्टेज लेस होता है। ये देखो, तो वी ए बी विल बी लेस देन ईएमएफ, और जब सेल इज चार्जिंग VAB विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ। तो सेल जब यूज में आता है तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। क्यों? क्योंकि सेल से करंट पास होता है। तो देखो ये यहां पर ईएमएफ ई बढ़ा और इधर आ रहा है तो घटा। देखो जब सेल यूज में होता है तो ये घटेगा, तो यहां से यहां घटा और यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा और यहां से यहां घटा, तो ई माइनस आई आर, ये आ जाएगा बेटा VAB ई माइनस आई आर। इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो ई माइनस आई आर, जितना सेल ने वादा करा माइनस खुद पर ड्रॉप, और लोड पर ड्रॉप आई आर। ये तो दो तरीके, जैसा बेस वैसा बेस। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस और लोड में करंट दे तो आईआर से निकाल लेना। अगर लोड रेजिस्टेंस दे, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट दे, तो जितना वादा सेल ने करा उसमें से खुद का ड्रॉप हटा देना। भैया एक लड़के ने बोला तेरे मोहित तेरे ऊपर 100 रुपए खर्च करूंगा, वो बाहर निकल रहा था, उसके छोटे भाई ने 10 रुपए मांग लिए, तो मैं बोल दूं मेरे ऊपर खर्चा करने के लिए 90 रहे। तो कैसे हिसाब लगाया? जितना वादा करा उसमें से भाई ने ले लिए, अंदर कितने, घर के अंदर कितने खर्च हो गए, तो 100 में से छोटे भाई ने घर के अंदर ही 10 ले लिए, तो 90 बचे। तो ये कई बार बाहर का हिसाब देगा, मोहित को 40 के पताशे खिलाए, 50 का बर्गर खिलाया, तो ये पता पड़ेगा 90 रुपए मोहित पर खर्च हुए। तो या तो बाहर का हिसाब या जितना वादा माइनस अंदर का हिसाब हटा लो। ये अंदर का हिसाब, ये बाहर। ठीक है, अच्छा सेल चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है। यस, अगर किसी सेल को चार्ज करोगे ये, तो आपको यहां पर वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। ईएमएफ के सेल को चार्ज करना तो ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो करंट यूज आएगा, और करंट यूज आएगा तो देखो इधर आने पर भी वोल्टेज बढ़ा, और ये देखो ना करंट यूज आ रहा है तो इधर आने पर भी वोल्टेज बढ़ा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। तो सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, लोड पर कम ड्रॉप मिलता है क्योंकि खुद पर ड्रॉप हो जाता है, और सेल को चार्ज करना है तो ज्यादा लगाना पड़ता है आईआर। तो सेल को चार्ज करते हो तो ई से आईआर ज्यादा, क्योंकि ई का चार्ज, ई से चार्ज करना और आईआर का ड्रॉप करवाना है, तो ई प्लस आईआर लगाना है। सेल यूज में आएगा तो ई माइनस आईआर, और सेल को काम में नहीं लोगे तो ई, टर्मिनल वोल्टेज खत्म। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, देखते क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन देखते ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज पे।
ये लो, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस of a 2.1 cell which gives current 2.2 एम्पियर थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो 10 ओम रेजिस्टेंस पर 0.2 एम्पियर करंट देता है और 2.1 की वोल्ट की बैटरी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना आर। ये देखो 2.1 वोल्ट का ईएमएफ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, सॉरी 10 ओम है, 10 ओम है और करंट 0.2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर करंट है। 1 मिनट बेटा, ये 0.2 एम्पियर करंट है, तो बेटा यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, यहां पर ड्रॉप आ गया 2 वोल्ट, यस सर, और यहां पर ड्रॉप आ गया 0.1 वोल्ट, सॉरी 0.1 वोल्ट। सर कैसे आ गया? ये देखो ना 2.1 वोल्ट में से 2 वोल्ट का ड्रॉप यहां देखो लोड पर। अब टर्मिनल वोल्टेज पूछते हैं, अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछते तो 10 ओम और 2.2 लोड रेजिस्टेंस 10 ओम और 0.2 का करंट जा रहा है तो 2 वोल्ट आता, तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 2, टर्मिनल वोल्टेज वी टर्मिनल बराबर आई आर। अगर पूछते तो 0.2 इंटू 10 2 वोल्ट आता। फिर अभी पूछा नहीं है, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहां पर 0.1 वोल्ट का ड्रॉप आया, यस 0.1 वोल्ट का ड्रॉप आया और करंट है 0.2 एम्पियर, तो यहां से बोल दू 0.1 बराबर 0.2 आर, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 0.1 बाई 0.2, तो 0.5 ओम, यस। और रेजिस्ट अगर वोल्टेज इसमें 1/20 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस भी 1/20 टाइम्स होगा। देखो ना ये सीरीज में ड्रॉप रेशियो में होता है, तो 2 और 0.1, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 0.1/2 इज इक्वल टू R/10। ये देखो ना V प्रोपोर्शनल टू R, तो यहां से आ जाएगा बेटा R बराबर 0.5। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, चाहो जैसे कर लो, 0.5 आएगा। ये देखो ए करंट 2 एम्पियर फ्लोस थ्रू है 2 ओम रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। एक बैटरी से 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करा तो 2 एम्पियर करंट जाता है, एक बैटरी से 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करा तो 2 एम्पियर करंट जाता है। सेम बैटरी को से 0.5 एम्पियर करंट जाता है जब 9 ओम से कनेक्ट करता हूं, 9 ओम पे 0.5 जाता है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। 2011 का क्वेश्चन है। तो बेटा 2 अननोन है, बैटरी का ईएमएफ भी होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो 2 अननोन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। आ जाओ ए फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन्फो, मैं बोल दूं बेटा ये आ जाएगा V बराबर E माइनस आई आर यूजिंग ये। तो देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आ जाएगा 2 एम्पियर करंट जा रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में, ये आई आर। बाहर देखो ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, यस। तो बाहर देखो 2 ओम में से 2 एम्पियर करंट जा रहा, तो ये आ गया 4, 2 इंटू 2 और ईएमएफ ई है और 2 एम्पियर करंट जा रहा तो 2R, इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 4। सेकेंड इंफॉर्मेशन में 0.5 करंट जा रहा है 9 से, तो 9 इंटू 0.5 इज इक्वल टू E माइनस 0.5 इंटू R, ये इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 एम्पियर करंट है ना सेकंड में, यस सर, और 9 ओम रजिस्टर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 4 है और ये 4.5 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करो तो 2, इसको माइनस कर दो, यस सर, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो बेटा, 2 इक्वेशन दोनों ने 2 में से 1 करो, तो ये आ जाएगा 4.5 माइनस 4 इज इक्वल टू ई से ई कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 0.5 आर माइनस माइनस प्लस 2 आर, तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 इज इक्वल टू 1.5 आर, तो यहां से आ जाएगा आर बराबर 1/3 ओम, खत्म। आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ओम, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ओम, क्लियर है, यस। चलो आगे, अब देखो एक ग्राफ कैसा बनेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज पे ग्राफ भी पूछा हुआ है, तो देखो जब सेल यूज में होता है तो ग्राफ ये देखो ऐसा बनेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आर लोड रेजिस्टेंस, ये जब लोड रेजिस्टेंस 0 होगा इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड,
अगर सेल को शॉर्ट सर्किट कर दूं तो फुल करंट फ्लो होगा। देखो शॉर्ट सर्किट कर दूं, जब सेल को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो करंट मैक्सिमम होगा। देखो आई मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम। अगर सेल पर लोड 0 लगा दोगे तो मैक्सिमम करंट होगा और सारा ड्रॉप यहां होगा। और कितना होगा ये, आई बराबर ई बाई आर, ये मैक्सिमम करंट होता है। तो जब आर की वैल्यू 0 होगी तो करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ये देखो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। यस सर, क्लियर है? यस सर, जब आर की वैल्यू 0 होगी लोड की। ओके हाँ, और उसके बाद जैसे जैसे बेटा लोड बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा लोड की वैल्यू, तो बेटा करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो अपन एक काम करते, ग्राफ किसमें पूछा था उसी में बनाते, जिसमें पूछा उसी में बनाते। V वर्सेस R में ही पूछा था ना? यस सर। हाँ ये देखो ना, ये VI कर पूछा था ना, V और I, ठीक है। VI कर पूछा था ना, ये देखो आ गया ग्राफ, ये लो। VI कर पूछा, VI बनाते, चलो आ जाओ VI कर बनाते, आ जाओ। जो पूछा वही बनाते एग्जाम में। ये लो टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आई कर, ये तो टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आई कर बनाऊंगा VI कर, तो V बराबर E माइनस आई आर। तो जब करंट सर्किट में 0, करंट सर्किट में 0, करंट सर्किट में 0 कब होगा? जब टर्मिनल वोल्टेज पर सारा ड्रॉप यानी कि इनफाइनाइट होगा। ये लो बताओ सर्किट में करंट 0 कब होगा? जब ये ओपन सर्किट हो। बेटा आप बताओ सर्किट में करंट आई का घर बना रहा हूं, आई 0 कब होगा? जब ये इनफाइनाइट हो, यानी कि ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट होगा तो यहां पर ड्रॉप 0 होगा, ये 0, तो सारा ड्रॉप यहां होगा E। तो बोल दो टर्मिनल वोल्टेज बराबर E होगा। तो जब सेल यूज में करंट 0 का मतलब सेल यूज में नहीं है, तो E से स्टार्ट होगा। ये जब सेल इज नॉट इन यूज, करंट 0 कब होता है? जब सेल यूज में नहीं है। जब सेल यूज में नहीं है तब करंट 0 होता है, तो उस समय EMF E होगा, टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर। फिर करंट बढ़ता जाएगा, तो करंट ये लीनियर कर्व है, देखो ये वाई एक्सिस पर ले लो और इसको एक्स एक्सिस पर ले लो, तो ये आ जाएगा, ये देखो ना mx, ये y बराबर mx प्लस सी। तो c तो हो गया ये और m हो गया ये माइनस आर। c बराबर हो गया e एंड m बराबर हो गया माइनस आर। यस, m बराबर होगा माइनस आर, तो ये देखो इसकी स्लोप माइनस आर, और स्लोप नेगेटिव है तो कर्व ऐसा बनेगा। ये देखो ये तो टेन थीटा बराबर होगा माइनस आर, टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा बराबर माइनस आर, और ये ई, देखो ना ये ई। तो करंट 0 होगा तब टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा। करंट मैक्सिमम कब होगा? ये आई 0। करंट मैक्सिमम कितना होगा? ये करंट मैक्सिमम ई बाई आर। करंट मैक्सिमम होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब होगा करंट मैक्सिमम। ये करंट मैक्सिमम समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ शानदार।